कि डिस्क्राइब फ्रिक्शन एंड राइट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस सवाल के दो हिस्से हैं। नंबर वन, पहले आपको फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करना है, फ्रिक्शन होता क्या है, एंड राइट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर उसकी टाइप्स लिखनी है। तो ये 3 नंबर का सवाल है। हम कोशिश ही करेंगे कि हम इसको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करें ताकि हमारे पास 3 नंबर के मुताबिक हम इस पर टाइम खर्च करें और फिर हम इसे आसानी के साथ हैंडल कर लें। तो हमने इसके लिए हेडिंग लगाएंगे पहले फ्रिक्शन, और इसमें बताएंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन क्या होता है जी? फ्रिक्शन इज अ फोर्स। अभी कौन सी फोर्स है? दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। कोई भी दो सरफेसेस जिनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन हो रहा हो, उसको जो रेजिस्ट करेगी फोर्स, वो क्या है? फ्रिक्शन है। यानी मिसाल के तौर पे यूं समझिए कि जमीन है, इसके ऊपर मैं इस मार्कर को चला रहा हूं, तो क्या होगा? इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी, एक रगड़ की ताकत मिलेगी। इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो क्या कहलाएगी? फ्रिक्शन। तो हमने अगर मिसाल के तौर पे मैं चल रहा हूं, तो चलने में मुझे जमीन से सरफेस से जो है वो फ्रिक्शन मिलती है, तभी मेरा चलना पॉसिबल है, वरना अदरवाइज मैं फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा। जितनी भी चीजें, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। हम जो कीलें दीवार में ठोकते हैं, जो बोर्ड लटका हुआ है इसमें कीलें लगी हुई हैं, इन कीलों को जो होल्ड किया हुआ है दीवार ने, इन कीलों को जो दीवार ने होल्ड किया हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमने कहा फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रेजिस्ट करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। अब ये हमने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे ली है, और हम क्योंकि इसको सिंपल ही रखेंगे बिकॉज 3 मार्क्स के लिए हम इसकी टाइप्स भी आगे बताना है। फिर हम दूसरी बात बताते हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज है, इसको हम इस तरह समझ लें, कोई भारी चीज जमीन के ऊपर रखी हुई है, उसको आप धक्का देना चाहते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा? आपने उस पर फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगाई, वो आगे नहीं बढ़ी। आपने थोड़ी और फोर्स लगाई, फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली। फिर आपने थोड़ी और फोर्स बढ़ाई, तो अब वो हिल गई अपनी जगह से, चलने लगी आगे। तो जो लास्ट पॉइंट था जहां तक आपने मैक्सिमम फोर्स लगाई है वो नहीं चली, वहां पर जो उसका फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम था। यानी आप ताकत लगाते गए और फ्रिक्शन ने भी अपनी ताकत बढ़ाता गया, आपको रोकता गया, आखिर में जाके एक जगह उसकी ताकत खत्म हो गई, उसका एंड पॉइंट आ गया। अब आप मजीद ताकत लगाएंगे तो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। तो वो जो लास्ट, यानी ये जो इसकी क्वालिटी है कि ये फ्रिक्शन बढ़ता रहता है, हमारी ताकत के साथ साथ अपोजिशन बढ़ती रहती है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये इसकी क्वालिटी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की एंड लिमिट। यानी अगर मैं तस्वीर यहां बना दूं आपको मिसाल के तौर पे, ये मैं कहता हूं कि यार ये कोई डब्बा है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, इस व्हील्स वाले डब्बे को आप पुश कर रहे हो, आपने ताकत लगाई F, फ्रिक्शन आपके अपोजिट से अमल करता है, फ्रिक्शन ने आपको रोका, आपने ताकत को इंक्रीज किया, और ताकत लगा दी, बड़ी ताकत हो गई, इसने भी अपने आप को इंक्रीज कर लिया, आपने और ताकत लगा दी, इसने और ताकत बढ़ा दी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि अब आपने जब ताकत बढ़ाएंगे तो अब ये अपनी मजीद ताकत नहीं बढ़ा सकता, द एंड। तो अब यहां जो फोर्स है, दिस कैन ओवरकम द फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे जो फ्रिक्शन आ गया हुआ है, कौन सा फ्रिक्शन है? ये है लिमिटिंग। ये फ्रिक्शन की लिमिट आ गई, इसके ऊपर फ्रिक्शन अब नहीं जा सकता। तो अब ये तस्वीर भी बना के उसको दिखा सकते हो कि यार ये फ्रिक्शन है, ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्मॉल एफ से जाहिर करते हो आप, ठीक है? क्लियर है जी? तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड अप टू अ सर्टेन वैल्यू नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन डिनोटेड बाय Fs। ये अब Fs क्यों है? Fs इसलिए क्योंकि इस फ्रिक्शन ने बॉडी को रोक के रखा था। रोकने का मतलब क्या है? बॉडी अगर चलेगी नहीं तो वो कौन सी स्टेट में होगी? स्टैटिक। इसलिए ये S लगा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs, ठीक है? तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, इसका ताल्लुक हम सॉल्व करेंगे किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जरा पहले ये भी याद रखना। यहां है जी आपकी वो बॉडी, जो बॉडी चलना चाह रही थी आगे, ये वो बॉडी है, इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स लगी, ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यहां तक आ गया। एक और फोर्स है जो यहां से लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ,
वो क्या है? आर, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो यहां जब ये आर लग रहा है तो आर का भी कोई रोल है यकीनन। तो वो रोल क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आपको पता है ना कि अगर मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर, या आप खड़े हुए हैं या आप कहीं बैठे हुए हैं, तो जमीन कंटिन्यूअसली अपनी तरफ आपको खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से आपका वेट जनरेट होता है, एम जी वेट, जो डाउनवर्ड एक्ट करता है। और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस कहां आता है? अपवर्ड। उसको जाहिर किससे करते हैं? आर से। और एम जी और आर दोनों बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं, इसलिए आप बैलेंस्ड होते हो। अगर वेट ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हो जाऊं फर्श के बजाय कागज के ऊपर, तो क्या होगा? कागज फट जाएगा, लेकिन मैं नीचे गिर पड़ूंगा। इसका मतलब है कि कागज ने भी तो आर लगाया होगा ऊपर मेरी तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस आर, मगर वो आर कम था और मेरा वेट ज्यादा था, इसलिए मैं नीचे गिर गया। अगर जमीन जो है नीचे से कोई जैक लगा के बैठा हो, हम कुर्सी पे बैठे हैं, किसी ने कुर्सी का जो जैक होता है उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? हम ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। यानी आर ऊपर ज्यादा हो गया, आर की वैल्यू बढ़ गई और एमजी की वैल्यू कम हो गई, तो हम ऊपर जाना शुरू हो गए। तो हम ये बता रहे थे कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा? एक इक्वल और एक कांस्टेंट। यहां जो कांस्टेंट आएगा वो है म्यू। म्यू क्या चीज है? म्यू अगर मैं यहां से इवेल्युएट करूंगा तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस ओवर आर। जी, तो ये म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर है। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें एक चीज और भी याद रखनी है कि अगर हम चाहें तो हमें पता है कि क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ आर सरफेस का ऊपर की तरफ जाता है और इतना ही वेट होता है जो नीचे जा रहा होता है जब भी बॉडी बैलेंस होती है, डब्ल्यू वेट, और ये बराबर होता है किसके? एम जी के। तो मैं अपनी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर बराबर होता है किसके? डब्ल्यू के, एंड विच इज इक्वल्स टू एम जी। सो म्यू इज इक्वल्स टू एफ एस ओवर एम जी। म्यू हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सरफेसेस। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, और जैसे कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ जो मेरी बेटी है जिसकी फरमाइश पर हमने ये चैनल बनाया था कि इनके दोस्तों को फायदा हो, नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बिल्कुल एक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, डन। बहुत छोटा हमने बता दिया। नंबर 2 कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब दो टाइप्स और हैं इसके बाद। नंबर 4 इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चीजों को जमीन पर धक्का देने के दो तरीके होते हैं चलाने के, एक स्लाइड करना, एक रोल करना। यानी मेरे पास कोई सूटकेस है, कोई डब्बा है मेरे पास, कोई संदूक है, उसको मैं जमीन पे धक्का देते हुए लेके जाना है कहीं, उसके नीचे पहिए नहीं लगे हुए, तो क्या होगा? पूरा सरफेस, अगर तो पहिए नहीं लगे हुए, ये बॉक्स ऐसे रख दूं जमीन पर चलाने के लिए, तो क्या होगा? ये दोनों सरफेस पूरे एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होंगे। और इसके अगेंस्ट अगर मैं कोई और चीज लूं और इसके नीचे पहिए लगा दूं, व्हील्स, तो क्या होगा? सिर्फ ये एरिया इन कांटेक्ट है, टायर का एक छोटा टुकड़ा, ठीक है? तो क्या होगा? ये वाला जो फ्रिक्शन है ये कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये वाला जो फ्रिक्शन ये कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। मैं अभी लिखूंगा थोड़ी देर में, इतनी देर तक आपने सोचना है कि कौन सा ज्यादा होता है, स्लाइडिंग या रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जी, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी इज रोल्ड ऑन व्हील्स, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आप तस्वीर से भी सीख गए होंगे जो मैंने आपको बना के दिखाई थी। देखें, फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा कब होगा? जब जो एरियाज इन कांटेक्ट हैं वो जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे, बड़े से बड़े होंगे, फ्रिक्शन उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। जितने छोटे से छोटे होंगे उतना फ्रिक्शन कम होगा। इसलिए आप देखते हो कि जितनी मर्जी गाड़ियां हो, बड़ी से बड़ी गाड़ियां, इवन हवाई जहाज भी, जब वो जमीन पर आता है तो उसके नीचे उसके व्हील्स होते हैं, ताकि कम से कम हिस्सा उसका जमीन से टच हो, इसलिए फ्रिक्शन कम से कम हो और वो आराम से स्पीड के साथ चल सके और सुकून से रुक सके। वरना अगर उसके नीचे व्हील्स ना हो या खुदा ना खास्ता
कभी जब जहाजों के एक्सीडेंट होते हैं, उतरते हुए कि जहाज लैंड कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट होने की अमूमन वजह ये होती है कि जहाज के व्हील्स जो है वो खुल नहीं पाते वक्त पर, और जहाज आके जब जमीन पे टच करता है तो व्हील के बजाय उसका जो नीचे प्लेट होता है जहाज का, जो उसकी बॉडी होती है, वो टच हो जाती है जमीन पे। इस वजह से वो जहाज डैमेज हो जाता है और लोगों को तकलीफ पहुंचती है और खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। अब ये एक अच्छा बेहतरीन आपका नोट बन गया है। इसमें कोई भी तरह का सवाल आता है तो इंशाल्लाह आप उसको मैनेज कर सकते हो इजीली।